नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो का विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है ना भाई लोगों, तो स्टार्ट करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई लोगों, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप पर आ जाना है। और ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसी को कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है ना, और डेस्कटॉप के सबसे नीचे शो होती है आपकी एक टास्क बार। ठीक है ना, ये जो लंबी सी पट्टी के रूप में दिखाई दे रही है ना, इसी को कहते हैं टास्क बार। और टास्क बार के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, एक स्टार्ट बटन होता है। आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। तो मैंने इस स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दिया। ठीक है ना, और स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो होगी, जो अभी आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो ये जो लिस्ट शो हो रही है ना, इसे कहते हैं ऑल प्रोग्राम। और ऑल प्रोग्राम में आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर ढूंढ लेते हैं एक बार। ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है ना, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, वो सारे शो होने लगेंगे। और हमें ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करना है। ठीक है ना, जैसे ही हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो सॉफ्टवेयर आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इस पूरी विंडो को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो। ठीक है ना, और इस विंडो में जितने भी बटन है या फिर जो भी है ना, जिस जगह पर, उन सब का हम एक एक करके क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है आपका टाइटल बार। ठीक है ना, जो आपको ये बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं टाइटल बार। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार कहां पर होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार टॉप एंड सेंटर में होता है। ठीक है ना, यानी कि सबसे ऊपर और बीच में होता है आपका टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में। ठीक है ना, तो एक करके हम इन सबको है ना लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए टाइटल बार। और हम क्या पढ़ रहे हैं भाई लोगों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी देखा है टाइटल बार। ठीक है ना, हेडिंग डालिए टाइटल बार। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में टाइटल बार टॉप एंड सेंटर कहां पर होता है, टॉप एंड सेंटर में होता है, यानी कि सबसे ऊपर और बीच में होता है आपका टाइटल बार। नेक्स्ट देखते हैं भाई लोगों, विंडो कंट्रोल बटन। ठीक है ना, जो आपको ये तीनों बटन दिखाई दे रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो पर टॉप एंड राइट कॉर्नर पर। ठीक है ना, टॉप एंड राइट कॉर्नर पर विंडो कंट्रोल बटन होते हैं। और विंडो कंट्रोल बटन तीन होते हैं, कौन कौन से, एक तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ठीक है ना, जो आपको ये एक माइनस की तरह सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको तो कहेंगे मिनिमाइज। और जो आपको ये बॉक्स की तरह सिंबल दिखाई दे रहा है ना, इसको कहेंगे हम मैक्सिमाइज। ठीक है ना, ये जो अभी बॉक्स की तरह सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे हम मैक्सिमाइज। ठीक है ना, और जो ये एक्स की तरह आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे क्लोज बटन। तो हम इन तीनों को एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो मिनिमाइज बटन। इस मिनिमाइज बटन का यूज कहां पर किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो को टास्क बार पर समेटने के लिए हम इस मिनिमाइज बटन का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो कहां पर आ गई है, टास्क बार पर आ गई। ठीक है ना, और टास्क बार पर एक बटन बन गया है। और जैसे ही हम इस बटन पर वापस क्लिक करेंगे तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो वापस क्या हो गई, ओपन हो गई। ये तो था आपका मिनिमाइज बटन। ठीक है ना, अब दूसरा बटन है भाई लोगों आपका मैक्सिमाइज बटन। अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स और है, इसको तो कहते हैं रीस्टोर डाउन बटन। ठीक है ना, रीस्टोर डाउन बटन। ठीक है ना, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो क्या हो गई, रीस्टोर हो गई। और इस रीस्टोर डाउन विंडो से निकलने के लिए हम वापस किसका यूज करेंगे, मैक्सिमाइज बटन का यूज करेंगे। जो अभी आपको ये सिंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको कहेंगे मैक्सिमाइज। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो क्या हो गई है, मैक्सिमाइज हो गई है, यानी कि वापस क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। और तीसरा बटन है आपका क्लोज बटन।
इस बटन का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रोग्राम को बंद करने के लिए, यानी कि क्लोज करने के लिए हम इस क्लोज बटन का यूज करेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे सॉरी भाई लोगों, जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो क्या हो गया है? क्लोज हो गया है, ठीक है ना। इनको एक बार लिख लो आप। हमने अभी देखा है विंडो कंट्रोल बटन, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विंडो कंट्रोल बटन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना। और इनकी जगह कहां पर है, यानी कि कहां पर रहते हैं ये? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो पर टॉप राइट कॉर्नर पर, कहां पर? टॉप राइट कॉर्नर पर विंडो कंट्रोल बटन होते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहला हमने बटन देखा मिनिमाइज। कौन सा बटन देखा है? मिनिमाइज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो पर टॉप राइट कॉर्नर पर मिनिमाइज बटन होता है। कौन सा बटन होता है? मिनिमाइज बटन होता है, जिसकी सहायता से हम विंडो को टास्क बार पर समेट सकते हैं और टास्क बार पर एक बटन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बटन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी सॉरी भाई लोगों, खांसी हो रखी है। इस बटन को तो कहेंगे भाई लोगों आपका मिनिमाइज बटन। नेक्स्ट बटन है आपका मैक्सिमाइज, ठीक है ना। कौन सा? मैक्सिमाइज। रीस्टोर डाउन, ठीक है ना। रीस्टोर डाउन स्क्रीन से निकलने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट बटन देखा है हमने क्लोज। कौन सा बटन देखा है? क्लोज, ठीक है ना। क्लोज। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रोग्राम को बंद करने के लिए, प्रोग्राम को बंद करने के लिए इस क्लोज बटन का यूज किया जाता है। ये तो थे भाई लोगों आपके विंडो कंट्रोल बटन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वापस एक बार ओपन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। इस बार हमने रन कमांड के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया है, ठीक है ना। तो रन कमांड के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कीबोर्ड पर विंडो लोगो प्लस आर की प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही वो प्रेस करोगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। और रन कमांड में आप एक्सेल लिखकर ओके बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था विंडो कंट्रोल बटन। और अब है भाई लोगों क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है क्विक एक्सेस टूल बार? और ये कहां पर होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर होती है, ठीक है ना। कौन सी? क्विक एक्सेस टूल बार। और क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट 3 कमांड सेव होती है। कौन कौन सी? सेव, अंडू और रीडू। अब सेव कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहली बार सेव करने के लिए या फिर मेमोरी में स्थान देने के लिए हम सेव कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको मैं सेव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा सेव, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें फाइल नेम, सबसे पहले फाइल नेम देंगे और बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या लेता है? ये बुक 1 लेता है, ठीक है ना। तो फाइल नेम दे दिया हमने। और जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे ना तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्रोग्राम है ना वो सेव हो जाएगा। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम बुक 1 के नाम से क्या हो गया? सेव हो गया है। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी अनडू, ठीक है ना। क्विक एक्सेस टूल बार में नेक्स्ट कमांड है अनडू। अब अनडू कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी कार्य को एक कदम पीछे लाने के लिए, ठीक है ना, एक कदम पीछे लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अनडू कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर टाइप किया है 5, एंटर 2, एंटर 3, एंटर, ये मैंने 3 नंबर एंटर किए, ठीक है ना। अब मैं ना एक कदम पीछे जाना चाहता हूं, यानी कि इस 3 को हटाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? इस अनडू कमांड का यूज करूंगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो मैं ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कदम पीछे चला गया हूं। तो ये तो था आपका अनडू कमांड। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये 3 नंबर वापस लाना है, 3 नंबर क्या लाना? वापस लाना। तो एक कदम मैं आगे जाने के लिए मैं वापस किसका यूज करूंगा? रीडू का यूज करूंगा। तो इस बार मैं यूज कर रहा हूं रीडू, ठीक है ना। जैसे ही रीडू कमांड पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये 3 नंबर वापस आ जाएगा। तो ये थी भाई लोगों आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। इसको लिख लो एक बार। अभी हमने देखा है भाई लोगों क्विक एक्सेस टूल बार को। और क्विक एक्सेस टूल बार को शॉर्ट में QAT भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बार ये
फुल फॉर्म पूछी जाती है QAT की फुल फॉर्म, तो QAT की फुल फॉर्म होती है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना। तो क्विक एक्सेस टूल बार में 3 कमांड बाय डिफॉल्ट होती है। कितनी कमांड होती है बाय डिफॉल्ट? 3 कमांड होती है। कौन कौन सी? एक तो सेव, एक अंडू और एक रीडू, ठीक है ना। और सबसे पहली कमांड है आपकी सेव। अब इस सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+S सेव की। सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। इस सेव कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? सेव करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है आपकी अंडू। तो इस अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Z, ठीक है ना। अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। Ctrl+Z। इसका यूज कहां पर किया जाता है? एक कदम पीछे जाने के लिए। कितने कदम? एक कदम पीछे जाने के लिए हम इस अंडू कमांड का यूज करेंगे। और नेक्स्ट कमांड है आपकी रीडू। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Y। Ctrl+Y, ठीक है ना। और रीडू कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? तो एक कदम आगे जाने के लिए हम इस रीडू कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट है आपकी टैब बार। ये आपका वापस ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब है आपकी टैब बार। जो आपको ये टैब दिखाई दे रही है ना, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, तो इन्हें कहेंगे हम टैब बार, ठीक है ना। टैब बार। और टैब बार कहां पर होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैब बार क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे लेफ्ट साइड में होती है आपकी टैब बार, ठीक है ना। तो इसको लिखो एक बार, टैब बार को। टैब बार, ठीक है ना। टैब बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में टैब बार टॉप लेफ्ट, कहां पर? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है। इसमें फर्स्ट टैब यानी कि पहली टैब तो होती है आपकी फाइल टैब। और लेकिन बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी होती है? होम टैब होती है। बाय डिफॉल्ट ओपन होती है आपकी होम टैब। देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये आपको टैब दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट टैब तो कौन सी होती है? फाइल टैब होती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी होती है? ये वाली होम टैब होती है, ठीक है ना। ये था भाई लोगों आपका टैब। और नेक्स्ट है आपका रिबिन। क्या है? रिबिन। ये जो आपको अभी दिखाई दे रही है ना खुली हुई, इसको कहते हैं रिबिन। एक बार इसको हम हाइड करते हैं। इधर बटन बना हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो हमारी रिबिन हाइड हो गई है। ओनली फॉर आपको अब क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर टैब दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिबिन शो हो जाएगी। ये आपको जो लंबी सी पट्टी दिखाई दे रही है ना, इसको कहते हैं रिबिन। और रिबिन में क्या शो होते हैं? एक टैब के ग्रुप और कमांड शो होती है रिबिन में, ठीक है ना। जैसे कि ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप में कमांड कौन सी होगी? कट, कॉपी, पेस्ट। ग्रुप हो गया आपका फंट। अब फंट में कमांड कौन सी होगी? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ग्रुप हो गया आपका अलाइनमेंट। और इसमें कमांड कौन सी होगी? ये अलाइनमेंट देख लो आपको, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो ये अलाइनमेंट, ये क्या होगी? कमांड हो गई इसमें, ठीक है ना। तो रिबिन में क्या होते हैं? रिबिन में होते हैं किसी भी टैब से रिलेटेड ग्रुप और कमांड होती है, ठीक है ना। तो इसको लिख लो एक बार, रिबिन को। रिबिन, ठीक है ना। तो टैब बार के नीचे रिबिन बार होती है। कहां पर होती है? टैब बार के जस्ट नीचे होती है आपकी रिबिन बार, जिसमें टैब के ग्रुप, किसके ग्रुप? टैब के ग्रुप और कमांड होते हैं। किसमें होते हैं ये होते हैं आपके रिबिन में। नेक्स्ट है भाई लोगों आपका, नेक्स्ट है भाई लोगों आपका स्टेटस बार, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में स्टेटस बार कहां पर होता है? तो स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर रेडी लिखा हुआ, ये मैक्रो का सिंबल। और यहाँ पर आ जाओ वापस, इस पर आपको दिखाई दे रही है जूम कंट्रोल बटन, ये प्लस, माइनस, ठीक है ना। और ये आपको व्यू दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है ना। और स्टेटस बार कहां पर होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में सबसे नीचे होती है स्टेटस बार। स्टेटस बार को लिख लो एक बार, स्टेटस बार, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में स्टेटस बार सबसे नीचे होती है। कहां पर होती है? सबसे नीचे होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेल। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी? सेल।
सेल। अब आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यार ये सीट वगैरह या बुक वगैरह पढ़ा ही नहीं रहे और सीधे सेल पर आ गए, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है ना, और लॉजिक में छिपा रहता है मैजिक। तो बस आप थोड़ा देखते जाइए और वेट कीजिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल। सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सेल क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है, ठीक है ना। जो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, और सेल किससे मिलकर बना होता है, सेल मिलकर बना होता है आपका रो और कॉलन के इंटरसेक्शन से सेल बनता है, ठीक है ना। रो जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, रो, रो और कॉलन के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, आपका सेल बनता है। और हम किसी भी सेल में जो डाटा लिखते हैं ना, वो डाटा भी कहाँ लिखते हैं, हम सेल में लिखते हैं, ठीक है ना। सेल में लिखते हैं। और एक सेल किससे बनता है, आपका रो और कॉलन के इंटरसेक्शन से बनता है सेल। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा सेल कौन सा है, E5 है हमारा सेल, ठीक है ना। तो इस E5 का एड्रेस क्या दिखाई दे रहा है आपको, E5 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब ये सेल एड्रेस कैसे बना है आपका, जैसे कि मान लीजिए ये E है आपका कॉलन, सबसे ऊपर जो ABCDEF, ये जो आपको ऐसे अल्फाबेटिक दिखाई दे रहे हैं ना, इनको तो कहेंगे कॉलन। और कॉलन कहां से स्टार्ट होते हैं, आपके ए से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट आपका कॉलन होता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में XFD, ठीक है ना। और रो आपकी स्टार्ट होती है एक नंबर से रो स्टार्ट होती है, और ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे रो चलती रहती है। और सबसे लास्ट वाली रो होती है आपकी 10,48,546, ठीक है ना। तो ये वाली होती है 76, 10,48,576 नंबर वाली आपकी लास्ट रो होती है। एक बार इस सेल को लिख लो आप, सेल। अभी हमने कौन सी कमांड पढ़ी है दोस्तों, सेल पढ़ी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। और एक सेल रो और कॉलन, रो और कॉलन के इंटरसेक्शन से बनती है। किससे बनती है, इंटरसेक्शन से, यानी कि प्रतिच्छेदन से क्या बनती है, सेल बनता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा कहां पर लिखते हैं, हम सेल में लिखते हैं। डेटा कहां पर लिखते हैं हम, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और ये आपको 2 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। डेटा क्या हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और अल्फाबेटिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक, जिसे हम कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है ना। तो डेटा आपका कोई भी हो सकता है। तो डेटा हम कहां पर लिखते हैं, सेल में लिखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ग्रिड लाइन, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रिड लाइन किसे कहेंगे, तो जो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली वर्टिकल लाइन, तो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को हम क्या कहेंगे, ग्रिड लाइन कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लो एक बार, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइंस, ठीक है ना। ग्रिड लाइंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट की रो व कॉलम्स की लाइनों को, ठीक है ना, सीट की रो और कॉलम्स की लाइनों को हम क्या कहेंगे, ग्रिड लाइन कहेंगे। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सीट। कौन सी कमांड है, सीट। तो जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रही स्टेटस बार के थोड़ा सा ऊपर देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब ये सीट क्या होती है, तो सीट क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन सेलों के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सेल्स कह सकते हो, सेलों के ग्रुप को क्या कहेंगे हम, सीट कहेंगे, ठीक है ना। और सीट, सेलों के ग्रुप को तो कहेंगे हम सीट, और सीट का बाय डिफॉल्ट नाम होता है सीट 1, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, सीट 1 होता है। और सीट के नाम को हम ज्यादा से ज्यादा 31 करेक्टर तक बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकते। और सीट ऐसे कंटिन्यू आती रहती है आपकी, जैसे कि सीट 1, सीट 2, सीट 3। जैसे ही हम एक और सीट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे ना, तो वो हो जाएगी सीट 4, एक इंसर्ट की और तो वो हो जाएगी सीट 5। तो ऐसे कंटिन्यू क्रम में चलती रहेगी सीट आपकी, ठीक है ना। तो अब लिख दीजिए एक बार सीट, सीट। अभी हमने कौन सी कमांड देखी है, सीट देखी है, ठीक है ना भाई लोगों, सीट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के ग्रुप को, किसको, सेल के ग्रुप को सीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीट कहा जाता है सेल के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वो क्या हो जाएगा, सेल, ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा आपका सीट। और एक सीट में हजारों लाखों सेल हो सकते हैं, ठीक है ना।
तो कितने भी आपके सेल हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट का नाम सीट 1 होता है। ये तो हो गई भाई लोगों आपकी सीट, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है आपकी बुक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बुक, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है आपकी बुक। जैसे कि सीट देख लिया हमने, अब आपकी नेक्स्ट क्या है, बुक। नेक्स्ट है आपकी बुक, ठीक है ना। तो बुक किसे कहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, बुक कहेंगे। तो एक बुक में आपके रैम के अकॉर्डिंग हम कितनी भी है ना सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी रैम मान लीजिए 2 GB की है, तो उस 2 GB के अकॉर्डिंग कितनी भी सीटें हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 तक हम सीट ओनली फॉर 255 ही इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद में जितने भी वर्जन आए ना, उनमें हम सीट रैम के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। ये थी भाई लोगों आपकी सीट, ठीक है ना, आई मीन बुक। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कोई भी फाइल सेव करते हैं ना, तो वो फाइल बुक 1 के नाम से सेव होती है। जैसे कि अभी हमने पहले इस क्विक एक्सेस टूल बार में एक फाइल सेव करके देखी थी, और वो फाइल किस नाम से सेव हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस नाम से सेव हुई थी, बुक 1 नाम से सेव हुई थी, ठीक है ना। तो इसको लिख लो एक बार। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों बुक। कौन सी कमांड देखी है, बुक। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट के ग्रुप को, किसको, सीट के ग्रुप को बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुक कहा जाता है। और एक बुक में हजारों सीट हो सकती है, ठीक है ना, कितनी भी सीट हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में तो आप अपने रैम के अकॉर्डिंग कितनी भी सीटें इंसर्ट कर सकते हो एक वर्कबुक में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से सेव होती है। किस नाम से सेव होती है, बुक 1 के नाम से सेव होती है। अब भाई लोगों इनको एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने सबसे छोटी यूनिट देखी थी सेल। क्या देखी थी, सेल, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। और सेल के ग्रुप से क्या बनती है आपकी सीट बनती है, ग्रुप ऑफ सेल, तो वो हो जाएगी आपकी सीट, ठीक है ना। और सीट के ग्रुप को क्या कहेंगे हम, बुक कहेंगे। बुक कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस से हम है ना इन तीनों को एक अच्छे से समझ सकते हैं और याद भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी सेल, और सेल के ग्रुप को कहते हैं सीट, और सीट के ग्रुप को कहते हैं बुक, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेम बॉक्स। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, नेम बॉक्स, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लो, नेम बॉक्स होता कहां पर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आई मीन एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स आपके रिबन के नीचे होता है। ये वाली रिबन दिखाई दे रही है आपको, रिबन के नीचे लेफ्ट साइड में होता है नेम बॉक्स, ठीक है ना। जो अभी आपको ये दिखाई दे रही है ना G9 लिखा हुआ, तो इसे कहते हैं आपका नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स में क्या होता है, सो करंट सेल का एड्रेस शो होता है। जहां पर जैसे कि मान लीजिए मेरा ये करंट सेल एड्रेस ये वाला है, ठीक है ना। करंट सेल जो एक्टिव सेल होता है ना, एक्टिव सेल का एड्रेस शो करता है आपका नेम बॉक्स। जैसे कि अभी एक्टिव सेल कौन सा है हमारा, एक्टिव सेल है F4, तो ये शो कर रहा है F4 के। आपका माउस का कर्सर या फिर एक्टिव सेल कौन सा है, F4 है, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लो आप नेम बॉक्स को, नेम बॉक्स, ठीक है ना। अभी हमने कमांड देखी है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स रिबन के नीचे कहां पर होता है, रिबन के नीचे लेफ्ट साइड में होता है, जो एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। क्या बताता है, एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। अब ये सेल एड्रेस क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड क्या है भाई लोगों आपकी, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस वो देखते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने ये वाला सेल है, ठीक है ना। सेल कौन सा एक्टिव है अभी हमारा सेल एक्टिव है D7 वाला, ठीक है ना। तो अब ये सेल एड्रेस क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है ना। किसी भी सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम एक सेल को पहचानते हैं कि भाई ये सेल का नाम ये है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला सेल है, तो इस सेल का नाम क्या हुआ, तो इस सेल का नाम हुआ आपका G5। और जैसे कि ये वाला सेल है, तो इस सेल का नाम क्या हुआ,
तो इस सेल का नाम हुआ आपका D7, ठीक है ना। तो ये क्या है, सेल एड्रेस, किसी नाम से पहचाना जाता है उसी को कहते हैं सेल एड्रेस। तो अब इस सेल एड्रेस को फाइंड कैसे करेंगे हम, तो सबसे ऊपर देखिए भाई लोगों, आपको ये दिखाई दे रही होगी ABCD, ये अल्फाबेट लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, इनको तो हम कहेंगे कॉलन। क्या कहेंगे, कॉलन, ठीक है ना, कॉलन। और जो इधर आपको दिखाई दे रही है आपको 1 2 3 4 5 6 7, इनको कहेंगे रो, ठीक है ना। तो इन दोनों से मिलकर बनता है आपका सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस में सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉलन का लेबल, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कॉलन का लेबल। जैसे कि कॉलन का लेबल क्या हो गया, डी, ये डी हो गया कॉलन का लेबल। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डी को। तो यहाँ पर नेम बॉक्स में देखिए आप, ये डी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो हमने लिख दिया डी, और बाद में हम लिखेंगे रो नंबर। जैसे कि रो नंबर कौन सी होगी आपकी, ये 7 नंबर। तो ये 7 नंबर को लिख दिया हमने। पहले तो लिखा हमने कॉलन लेबल, और बाद में लिखा हमने रो का यूनिक नंबर, ठीक है ना। तो D7 हो गया आपका इस सेल का एड्रेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम सेल एड्रेस में क्या लिखते हैं, कॉलन का लेबल, और उसके बाद लिखते हैं हम यूनिक रो नंबर, ठीक है ना। तो जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, एक सेल का एड्रेस पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे कि ये वाला सेल है अभी हमारे सामने, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक कॉलन का लेबल ई, और उसके बाद लिखेंगे हम रो का यूनिक नंबर 8, ठीक है ना। तो E8 हो जाएगा इस सेल का एड्रेस। ये देखिए नेम बॉक्स में E8, इसका क्या हो गया, सेल एड्रेस हो गया। तो इसको लिख लो एक बार, सेल एड्रेस। अभी हमने क्या देखा है दोस्तों, सेल एड्रेस देखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का एक एड्रेस होता है। सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलन का, किसका, कॉलन का एक लेबल होता है, ठीक है ना। कॉलन का एक लेबल होता है, और कॉलन के लेबल की शुरुआत इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल ए से होती है। किससे होती है, कैपिटल ए से होती है। जैसे कि कॉलन लेबल हो गए आपके ABCDE, ये क्या हो गए आपके कॉलन के लेबल हो गए, ठीक है ना। ये तो हो गए भाई लोग आपके कॉलन लेबल। नेक्स्ट देखिए अब रो नंबर, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो का एक यूनिक नंबर होता है। क्या होता है, रो का एक यूनिक नंबर होता है, और रो के यूनिक नंबर की शुरुआत 1 से होती है। कहां से होती है, 1 से होती है रो के यूनिक नंबर की शुरुआत। जैसे कि रो नंबर हो गए 1 2 3 4 5, ये हो गए आपके रो के नंबर, ठीक है ना। तो कॉलन का लेबल हो गया आपका, और रो का नंबर हो गया, ठीक है ना। इन दोनों से हम क्या पता कर सकते हैं, एक सेल का एड्रेस पता कर सकते हैं। जैसे अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल के एड्रेस को लिखने के लिए, ठीक है ना, सेल के एड्रेस को लिखने के लिए पहले कॉलन के लेबल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉलन का लेबल लिखेंगे सबसे पहले, और बाद में रो नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। पहले तो लिखेंगे हम कॉलन का लेबल, और उसके बाद लिखेंगे हम रो का नंबर, ठीक है ना। जैसे कि एक शॉर्टकट की से देख लीजिए, जैसे कि सी पहले आता है आपका, ठीक है ना। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है आपका ABCD में, ठीक है ना। और आर कितने नंबर पर आता है आपका, आर आता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है ना। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या आता है, 3 आता है। तो कॉलन के लेबल को आप लिखोगे पहले, और रो आती है आर आता है 18 पर, तो रो आप लिखोगे बाद में, ठीक है ना। किसी भी सेल के एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम कॉलन के लेबल को तो लिखेंगे पहले, और रो के नंबर को लिखेंगे बाद में, ठीक है ना। रो नंबर लिखा जाता है जैसे पहले कॉलन का लेबल, क्या, पहले कॉलन का लेबल तो हो गया आपका A, और पहली रो का नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहले सेल का एड्रेस क्या होगा, A1 होगा आपके पहले सेल का एड्रेस, ठीक है ना। देख लो एक बार, ये एक्सेल ओपन है आपका, और पहले कॉलन का लेबल तो हो गया ए वाला, ठीक है ना। पहले कॉलन का लेबल हो गया A, और पहली रो का नंबर हो गया 1। तो आपका इस सेल का एड्रेस क्या बन गया, A1, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेल एड्रेस। इसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दे दिया है कॉलन, कॉलन दे दिया आपको आई का, कॉलन क्या दे दिया है, आई का, और रो नंबर दे दिया है आपको 7, ठीक है ना, 7। तो अब आपको पता करने के लिए कहे कि इसका सेल एड्रेस क्या होगा, यानी कि आई तो है कॉलन और 7 है रो नंबर, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, तो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा आपका I7, ठीक है ना, I7, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कॉलन का लेबल लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रो का
रो नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपका I7 क्या हो जाएगा, एक सेल एड्रेस हो जाएगा। जैसे कि प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम I7, ठीक है ना। हमने क्या लिया है, आई, कॉलम तो कौन सा लिया है, आई वाला लिया है, और रो कौन सी ली है हमने, 7 वाली ली है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आई कोलन और रो हो गई है 7। तो आपका ये एक्टिव सेल कौन सा हो गया अब, I7, ठीक है ना। तो ऐसे आप एक सेल का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई लोगों फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार कहां पर होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, फॉर्मूला बार होती है आपकी इस नेम बॉक्स के जस्ट आगे क्या होती है, फॉर्मूला बार होती है। जो अभी आपको ये दिखाई दे रही है ना पट्टी, ये पूरी पट्टी फॉर्मूला बार दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये तो होगी आपकी फॉर्मूला बार बड़ी, और ये होगी आपकी फॉर्मूला बार छोटी, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डाटा को हम लिखते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ डाटा टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो हम डाटा टाइप करते हैं ना, वो डाटा कहाँ पर दिखाई देगा आपको, फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। कोई भी हो सकता है, वो डाटा हो सकता है, सूत्र हो सकता है, ठीक है ना। और एक्टिव सेल का जो डाटा होता है ना, वो भी हम फॉर्मूला बार में शो कर सकते हैं। और किसी भी डाटा को एडिट करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी डाटा सेल में लिखते हैं, तो इस सेल के डेटा को एडिट करने के लिए हम 3 प्रकार से इससे एडिट कर सकते हैं सेल के डाटा को, ठीक है ना। एक तो आपका प्रकार हो गया, इस सेल पर आप डबल क्लिक करोगे, जैसे कि अभी मैंने डबल क्लिक किया है, ठीक है ना। अभी आपके सामने 4 संख्या है, 5 5 4 4, तो एक 4 को मैं हटा रहा हूं, ये मैंने हटा दिया एक 4 और एंटर किया, तो अभी 5 5 और ये 4 है, ठीक है ना। एक तो हो गया यहाँ पर किया डबल क्लिक करके, किसी भी सेल पर डबल क्लिक करके हम उसे एडिट कर सकते हैं, एक तो प्रकार ये हो गया आपका। और दूसरा, जैसे कि ये सेल मेरा एक्टिव है, और दूसरा प्रकार हो गया आपका F2 की से आप क्या कर सकते हो, सेल को एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कीबोर्ड पर F2 की प्रेस की है, ठीक है ना। जैसे ही मैं F2 की प्रेस करूंगा ना, तो हमारा ये सेल एडिट होने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये और एडिट होने के लिए तैयार हो गया, मैं एक बार और बैक स्पेस की करूंगा और एंटर करूंगा, तो फिर से हमने क्या कर दिया है, सेल को एडिट कर दिया है। और अब तीसरा है भाई लोगों, सेल को, जिस सेल को आप एडिट करना चाहते हो ना, पहले तो उसे सेलेक्ट करोगे, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और उसके बाद आप इस फॉर्मूला बार पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला बार पर क्लिक कर दिया मैंने। इस बार मैं 5 5 के आगे एक 0 लगा देता हूं, ये मैंने 0 लगा दिया है। जैसे ही एंटर करूंगा, तो ये हमने क्या कर दिया है, एक बार और अपने सेल को एडिट कर दिया है। तो हम 3 तरीके से अपने सेल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इसे लिखिए आप एक बार, फॉर्मूला बार, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला बार। तो सेलेक्ट सेल में टाइप किया गया डाटा या फॉर्मूला यानी कि सूत्र, ठीक है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, सूत्र फॉर्मूला बार में शो होते हैं। कहां पर शो होते हैं, फॉर्मूला बार में शो होते हैं, ठीक है ना। और सेलेक्ट सेल में एडिटिंग करने के लिए हम कीबोर्ड पर F2 की या सेल पर डबल क्लिक और फॉर्मूला बार पर क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी भी सेल में एडिटिंग 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो F2 की प्रेस करके, दूसरा किसी भी सेल पर डबल क्लिक करके, और तीसरा फॉर्मूला बार पर क्लिक करके, ठीक है ना। 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल पर एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई लोगों आपका स्क्रॉल बार। क्या है नेक्स्ट, स्क्रॉल बार। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्क्रॉल बार 2 होती है, ठीक है ना। एक तो होती है आपकी ये राइट साइड में, किधर होती है, राइट साइड में होती है, जो आपको ये वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई दे रही है। और एक होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो के सबसे नीचे स्टेटस बार के ऊपर, ठीक है ना। स्टेटस बार के ऊपर होती है ये जो स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इस स्क्रॉल बार को कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है ना। इधर जो स्क्रॉल बार होती है ना आपको, इसको तो कहेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। पेज को क्या कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और ये वाली स्क्रॉल बार आपकी रो को ऊपर नीचे करने के लिए होती है, ठीक है ना। रो को ऊपर नीचे करने के लिए हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करेंगे। किसको, वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज किस लिए करते हैं हम, रो को ऊपर नीचे करने के लिए या फिर पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। और दूसरी आपकी स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जो आपको ये कॉलन के लेबल दिखाई दे रहे हैं ना, कॉलन के लेबल को आगे और पीछे करने के लिए कह सकते हो, या फिर पेज को
लेफ्ट एंड राइट में आगे पीछे करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं इस ओर लेकर जा रहा हूं तो इस ओर चला गया, ठीक है ना। ये कॉलन वाले लेबल क्या हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये वापस इस ओर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाली होती है ना हॉरिजॉन्टल रो, तो ये होती है आपकी कॉलन वाली। किसकी होती है, कॉलन वाली। तो इसको एक बार लिख लो, स्क्रॉल बार को। अभी हमने कमांड देखी स्क्रॉल बार, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्य रूप से दो स्क्रॉल बार होती है। कितनी होती है, दो स्क्रॉल बार होती है। एक तो होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले है भाई लोगों आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये दाईं ओर, ठीक है ना, यानी कि राइट साइड में होती है। ये दाईं ओर होता है और स्क्रीन को ऊपर और नीचे क्या करने के लिए, ऊपर और नीचे करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सी, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और दूसरी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये नीचे की ओर, कहां पर होती है, नीचे की ओर स्टेटस बार के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो के नीचे की ओर स्टेटस बार के ऊपर होती है, ठीक है ना, ऊपर होता है। और सीट को, किसको, सीट को बाएं और दाएं, बाएं और दाएं यानी कि लेफ्ट और राइट, कहां पर, लेफ्ट और राइट घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का, ठीक है ना भाई लोगों। ये थी भाई लोगों आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो, ठीक है ना। तो आज हमारी आज की क्लास समाप्त होती है भाई लोगों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।